लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। तीसरे टर्म में एनडीए की सरकार बन गई। विपक्ष को भी काफी अच्छी सीटें मिली हैं, 235 के आसपास इंडिया गठबंधन और सभी विपक्षी पार्टियों को। एक तरह से देखें तो चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया साहब। लेकिन कुछ एक जिन होते हैं ना साले, बोतल में घुसते ही नहीं है। क्या किया जाए, वो जिन बाहर निकलते ही रहते हैं। और ये जो जिन है ये ईवीएम का जिन है साहब। ईवीएम का जिन 48 बार चुनाव आयोग के सामने समस्या बनकर सामने आ चुका है, लेकिन यह जिन कभी भी किसी भी बोतल में जाने को तैयार नहीं होता साहब। अब ईवीएम को लेकर जो ताजा आंकड़े हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चुनाव के खत्म होने के बाद आमतौर पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान में अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई भी उम्मीदवार इसे लेकर चुनाव आयोग के सामने जा सकता है। ऐसे में अभी तक कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने ईवीएम की गड़बड़ी या वीवीपैट से मिलान में कमजोरी को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आइए आपको दिखाएं कि चुनाव आयोग से अभी तक सिर्फ 543 में से 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने यह मांग की है कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियों का मिलान है वो फिर से किया जाए। 543 में से सिर्फ 10, इसमें से कई बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार जो इस चुनाव हार गए। तो यानी कि ये पूरे के पूरे विपक्षी लोग नहीं हैं। ज्यादातर जो मांगे की गई हैं उसमें 1 से 3 ईवीएम यूनिट के सत्यापन की मांग की गई है। सिर्फ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बीजेडी के हैं, दीपाली दास। उन्होंने 13 मशीनों की जांच की मांग की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार ईवीएम से जांच की मांग को लोग क्यों नहीं आगे लेकर आना चाहते, जब इतनी ईवीएम में गड़बड़ियों की बात चुनाव के दौरान और उसके बाद भी होती रही है। इसमें जो खर्च आता है वो बड़ा ही मामूली सा है, 40,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी जमा करना पड़ता है, दैट्स ऑल। लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो कि 26 अप्रैल को सामने आया था, उसे लेकर अभी तक महज 10 लोगों ने शिकायत की है और आमतौर पर 2 या 3 ईवीएम मशीन्स को लेकर ही शिकायत की है। अब इसके लिए अवधि होती है 7 दिनों की, जिसके अंदर उम्मीदवार को अपनी आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है। और प्रत्येक विधानसभा में अधिकतम 5 ईवीएम की जो मिलान होती है, उसके आगे अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप आवेदन दे सकते हैं चुनाव आयोग को, और उस आवेदन के हिसाब से फिर उसके बाद दोबारा मतगणना की बात होती है। ऐसे में अब आज हम बात कर रहे हैं 18 तारीख को। 4 तारीख को नतीजे सामने आ गए थे, ऑलमोस्ट 14 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी और शक शुबा नहीं है। लेकिन साहब, जैसा हमने आपको कहा ना, ये ईवीएम का जिन बोतल के अंदर जाने को तैयार ही नहीं होता। महाराष्ट्र की एक अखबार ने एक स्टोरी छापी कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। वहां पर जो एक उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके रिश्तेदार मोबाइल फोन लेकर गए हुए थे। उस मोबाइल फोन से ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था, और इसके तरह वहां पर गड़बड़ी हुई है। यह बात जैसे ही सामने आई, अखबार में जो छपी रिपोर्ट थी, हर किसी ने एक के बाद एक दनादन इस पर अपनी टिप्पणी शुरू कर दी। यहां तक कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी टिप्पणी डाल दी, और इलन मस्क, जी हां, अमेरिका में बैठे हुए, उनको भी भारत की ईवीएम पर शक हो आया, और उन्होंने भी टिप्पणी की कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। इस पूरे मामले में बात यह निकल कर आ रही थी कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। इस अखबार ने उसके बाद जब हो हल्ला हुआ तो फिर अखबार की वजह से जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्टता से बात कही कि किसी भी मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं आता, और किसी भी ओटीपी के जरिए किसी ईवीएम को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। वो किसी भी ब्लूटूथ से, वाईफाई से या किसी और कनेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब यह बात सामने रखी गई मुखर तरीके से, तो उसके बाद मीडिया समूह ने जितनी बड़ी खबर छापी थी, उसके एक 18वें भाग का एक छोटा सा स्पष्टीकरण छापकर अपने आप को बरी कर दिया। अब सवाल यह उठता है साहब कि इस तरह की अटकलें कैसे उठाई जाती हैं? क्यों एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दल
ईवीएम को लेकर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं। इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि चुनाव के दौरान भी याद कीजिए कैसे कांग्रेस लेकर तमाम विपक्षी दलों ने यह कहा था कि चुनाव आयोग जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है उसके डेटा को रिलीज करने में काफी टाइम लगा रहा है, जिसकी वजह से गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तमाम चुनाव आयुक्तों ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि चुनाव के दौरान भी जनता को भ्रमित करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। चुनाव के पहले तो इसके बारे में तमाम टिप्पणियां आ ही रही थी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि विपक्ष को जब भी लगता है कि वो हार रहा है तो ईवीएम की गड़बड़ी का बहाना होता है, और जब वो चुनाव जीत रहा होता है तो ईवीएम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। और यह बात आज से नहीं है। सबसे पहले 1982 में जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसके बाद से अटकलें शुरू हुई। 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव के दौरान हुआ। उस समय भी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की कई कोशिशें की गई कि भाई ये डिजिटल है, इसमें फ्रॉड हो सकता है। फिर 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। एक किताब भी लिखी गई भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव के द्वारा, जिसमें ऐसा कहा गया, ऐसे संकेत रखे गए कि हो सकता है कि ईवीएम हैक किया जा सके। चुनाव आयोग ने उस वक्त भी इसकी स्पष्टता दी। उसके बाद चुनाव हुए 2014 में, फिर ईवीएम चुनाव आयोग ने फिर स्पष्टता दी। उसके बाद 2017, 2019, 2024, 2019 के बाद तो दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि आइए आप लोग ट्राई कर लीजिए। सभी राजनीतिक दलों को एक विंडो दिया गया, ईवीएम मशीन रख दी गई और कहा कि इसको हैक करके दिखाइए। जब तमाम राजनीतिक दल ईवीएम मशीन हैक नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि हमें इसका हैक करने का तरीका नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के आरोप ईवीएम के लागू होने से लगते रहे। अब यहां पर एक और सवाल है मेरा विपक्षी पार्टियों से। बैलेट पेपर के लिए जो तमाम लोग आज इतने आंसू बहा रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं वो दिन जब यही वो हिंदुस्तान है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी कर लिए जाते थे, बैलेट बॉक्स के जरिए पूरे बूथ को चोरी कर लिया जाता था, उसके बाद एक ही बैलेट बॉक्स के सारे मुहर लगाकर छापाखाना डाल दिया जाता था। वो दिन भूल गए क्या? वो जिस तरीके से घोड़े पर आकर लोग बैलेट बॉक्स चुरा चुरा कर ले जाते थे और बैलेट बॉक्स कई नदियों नहरों में मिला करता था, वो दिन भूल गए क्या? आज ईवीएम तो ऐसे नहीं मिल रहा है साहब। तो ईवीएम को लेकर इस तरह की बातें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। ईवीएम एक कंप्यूटर से कंट्रोल्ड यूनिट नहीं है, यह महज एक डिजिटल मशीन है जिसके पास ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना ही कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ना ही ये ब्लूटूथ से चलता है और ना ही इस पर वाईफाई चलता है। ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसको किसी भी रिमोट के डिवाइस से हैक नहीं किया जा सकता। इसके साथ इसका टैबुलर मशीन अलग से लगा होता है जिसे सील कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अब 5% वीवीपैट का मिलान भी होता है, यानी कि गड़बड़ी की आशंका लगभग न के बराबर है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के चुनाव के पहले इस तरह की तमाम बातों को खड़ा कर विपक्ष क्या करने की कोशिश करता है? विपक्ष एक ही काम करता है और वो है अपनी हार को छिपाने का रास्ता ढूंढता है। हम आपको एक पुरानी कथन दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था। सीसी क्विक एक्ट नहीं कर रहे, 11 दिन 15 दिन के बाद डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है। तो तमाम विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे। अब आपके सामने एक बार फिर स्पष्टता से हम सवाल और जवाब सामने रखते हैं ताकि आप समझ जाइए कि सवाल क्या उठाए जाते हैं, उसके जवाब क्या है। सबसे पहला सवाल, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है, गांठ बांध लीजिए। ईवीएम एक स्टैंडअलोन मशीन है, ना ये किसी तार ना किसी वायरलेस के तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको किसी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है, लिहाजा इसे हैक नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 2, ईवीएम मेमोरी में हेराफेरी की जा सकती है क्या? ईवीएम में जो मेमोरी है, जो वोट उसमें लॉक होते हैं, क्या उसमें हेरफेर हो सकता है? जवाब इसका क्या है? यह संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम को प्रशासनिक सुरक्षा में
डीएम की निगरानी में एक ही जगह पर रखा जाता है। वहां पर सभी प्रत्याशियों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वहां पर कोई चोरी नहीं हो सकती। तीसरा सवाल, क्या ओटीपी, ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है? क्या मोबाइल फोन के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है? इसका जवाब स्पष्टता से जान लीजिए। ईवीएम किसी ओटीपी से नहीं चलता, यह आपका कोई बैंकिंग ऐप नहीं है। क्या छेड़छाड़ करने के साथ जो सोर्स कोड है उसको चेंज किया जा सकता है और एक नया सोर्स कोड डाला जा सकता है? क्योंकि ईवीएम मशीन्स को रीप्रोग्राम चुनाव आयोग के जरिए किया जाता है। एक बात समझ लीजिए, इसका जवाब बहुत क्लियर है। एक बार प्रोग्राम जब कर दिया जाता है ईवीएम को, तो उसके बाद आप ईवीएम को रीप्रोग्राम तभी कर सकते हैं जब आप उसे वापस चुनाव आयोग ले जाएं। बीच में आप उसके सील तोड़कर उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसका रीप्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग के पास है, किसी और के पास नहीं है। यानी कि अविश्वास की जो स्थिति है चुनाव आयोग को लेकर और ईवीएम को लेकर, इस पूरे विवाद को अब पूरे तरीके से पूर्ण विराम दे देना चाहिए। और जो जो राजनीतिक दल इसकी दुहाई देते हैं, समझ लीजिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नहीं लड़ने आता इनको चुनाव, इसलिए रोते हैं।